नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को भारी हंगामे और विपक्ष की नारेबाजी के बीच पारित कर दिया गया। इस बिल के तहत जबरन, धोखे या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आजीवन कारावास और भारी जुर्माने तक शामिल हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी पहली बार किया गया है। बिल पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान के हर सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए होंगे अलग शौचालय। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय सहित उचित स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में दिलावर ने कहा कि पूरे राजस्थान में स्कूल भवनों और शौचालयों का सर्वेक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण के बाद स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। अब थाने से कोर्ट तक ऑनलाइन जाएगी एफआईआर एंड चार्जशीट। पुलिस महकमा अब न्यायालयिक कार्यों में भी डिजिटल कदम बढ़ा रहा है। एफआईआर और शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के बाद अब न्यायालय को भेजे जाने वाले आरोप पत्र और एफआईआर भी सीआईएस केस इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन के जरिए भेजी जाएंगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 41 जिलों के 52 थाने और अजमेर व जोधपुर जीआरपी थाने चयनित किए गए हैं। बीकानेर जिले का नोखा थाना इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का निर्णय किया है। यह एसएलपी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सरकार के इस निर्णय के बाद आज बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के निवास पर पहुंचे। यहां पर पूर्व सैनिकों ने मंत्री कर्नल राज्यवर्धन का फूल माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि फौजियों से मेरा रिश्ता सगे भाइयों से भी गहरा है। राजस्थान में टैबलेट्स पर होंगे भर्ती एग्जाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB अध्यक्ष आलोक राज का कहना है, राजस्थान में टैबलेट्स पर भर्ती एग्जाम होंगे। इसके लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण चल रहा है। जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। आलोक राज बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली ग्रेड 4 की परीक्षा की तैयारी के संबंध में हुई बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहले 5000 फिर 10,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम टैबलेट्स पर लेना शुरू कर देंगे, जिसे बढ़ाते जाएंगे। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले विधेयक पर बोले मदन दिलावर। राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले बिल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। हालांकि इस बिल के बहस में काफी शोरगुल हुआ, जबकि विपक्ष के काफी नेता इस बहस के दौरान सदन में नहीं दिखाई दिए, जिसे सत्ता पक्ष के नेताओं ने मुद्दा भी बनाया। लेकिन विपक्ष का गुस्सा धर्मांतरण प्रतिषेध विधेयक को लेकर नहीं था, बल्कि सदन में लगाए गए अतिरिक्त कैमरा को लेकर था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बिल पारित होने के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। 10 दिसंबर को पहली बार मनाएगा प्रवासी दिवस। राजस्थान सरकार पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने इस खास दिन को प्रवासी राजस्थानियों के साथ जोड़ने और उनके योगदान को सम्मानित करने की योजना पर चर्चा की। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर। राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान चाहिए तो 10 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन करें। राजस्थान सरकार बैलों का उपयोग कर खेती करने वाले किसानों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दे रही है। कृषि विभाग ने इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं, तो राज्य सरकार की 30,000 रुपए की वार्षिक अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अब ऑफलाइन आवेदन करना होगा। वजह है कि आवेदनों के लिए बनाया गया राज किसान पोर्टल वर्तमान में निष्क्रिय है। अब CHC और उपजिला अस्पतालों में बनेंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र। झुंझुनू में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब प्रमाण पत्र के लिए BDK अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नजदीकी CHSC और उपजिला अस्पतालों में भी प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन संबंधित CHSC प्रभारी या उपजिला अस्पताल के PMO तक पहुंचेगा। इसके बाद प्रभारी ऑनलाइन विशेषज्ञ चिकित्सक को आवंटित करेंगे। जांच और परीक्षण के बाद रिपोर्ट CMHO को भेजी जाएगी, जहां से वैधता जांच के उपरांत अंतिम प्रमाण पत्र जारी होगा।
अब नहीं लगेगी सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारें। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी जांच के लिए सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार की मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती माताओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में QR कोड आधारित वाउचर जारी किया जाता है। इस वाउचर के माध्यम से महिलाएं 1363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क शुल्क जांच करवा सकती है। निजी केंद्रों को सरकार सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करती है। पथ संचलन में बाधा डालने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार 12 में RSS के पथ संचलन में बाधा डालने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP अभिषेक अंदासु के अनुसार 31 अगस्त को RSS की शताब्दी वर्ष पर शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने एकत्र होकर प्रस्तावित मार्ग का विरोध किया और नारेबाजी की। इस घटना के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने जांच के दौरान कौसर कॉलोनी तालाबपाड़ा निवासी मोहम्मद शाहरुख फतरू और मांगरोल खिड़की तालाबपाड़ा निवासी मोहम्मद खिंजर को गिरफ्तार किया है। SP अंडासु ने बताया कि इस मामले में कुल 29 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी फास्टैग पार्किंग शुरू। अब गुलाबी नगर जयपुर में भी दिल्ली की तरफ फास्टैग पार्किंग का सिस्टम शुरू हो गया है। अब मॉल्स में वाहन लेकर जाने पर न तो नकद पैसे देने होंगे और न ही QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। कार पर लगे फास्टैग को सिस्टम स्कैन करता है और शुल्क कटते ही बैरियर खुल जाता है। मालवीय नगर पुलिया के पास एक मॉल सहित कुछ अन्य मॉल्स में यह नवाचार शुरू किया गया है। प्रवेश पर शुल्क नहीं लिया जाता, केवल बाहर निकलते समय कैमरा फास्टैग स्कैन करके शुल्क कटता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 6 से 8 माह में जयपुर शहर के कई बड़े मॉल्स में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल अजमेर रोड और वैशाली नगर में फास्टैग सिस्टम से 4 पहिया वाहनों का शुल्क वसूला जा रहा है। इस सिस्टम को विकसित करने में 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है। टीन शेड के नीचे कक्षाएं, हाईकोर्ट ने कहा इससे तो और हादसे होंगे। राज्य सरकार ने जर्जर क्लासरूम वाले स्कूलों में कक्षाएं टीन शेड त्रिपाल के नीचे शिफ्ट करने की जानकारी दी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इससे तो और हादसे होंगे, टीन और त्रिपाल तो उड़ जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार रोड मैप पेश कर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शीघ्र उपयुक्त भवन आदि की जानकारी दे। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इन वैकल्पिक इंतजामों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों, न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से 15 से 18 सितंबर के बीच औचक निरीक्षण कराए। कोर्ट 19 सितंबर को सुनवाई के समय निरीक्षण रिपोर्ट को देखेगा। जयपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला। राजधानी जयपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सुरक्षित सफर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्कूली बसों को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए GPS, स्पीड गवर्नर और CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। अभियान की शुरुआत RTO कार्यालय में बस ऑपरेटर्स की बैठक से हुई, जिसमें 300 से अधिक ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। सभी ने अपनी बसों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप उपकरण लगाने पर सहमति जताई। परिवहन विभाग का मानना है कि इन उपकरणों से न केवल बच्चों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि बसों की गति और संचालन पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। सांवलिया सेठ के दान पात्र से निकले 28 करोड़ रुपए मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम। श्री सांवरिया सेठ के भंडार को खोलने के बाद हुई गिनती में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा मिला है। 9 दिनों तक चली गिनती के बाद दान पात्र से 28 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 143 किलो से ज्यादा चांदी और करीब 1.25 किलो सोना मिला है। इस चढ़ावे में विदेशी मुद्रा भी शामिल है। आमतौर पर श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती 6 से 7 चरणों में पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार भक्तों का चढ़ावा इतना ज्यादा था कि गिनती को पूरा करने में 9 दिन और 9 चरण लगे। यह अब तक की सबसे लंबी गिनती मानी जा रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह गिनती 22 अगस्त को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजभोग आरती के बाद शुरू हुई। मंदिर मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की मौजूदगी में दान पात्र को खोला गया। भाजपा MLA से भिड़ गए मंत्री किरोड़ी लाल। भाजपा विधायक दल की मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक जितेंद्र गोठवाल में अफसरों पर कार्रवाई के मुद्दे को लेकर बहस हो गई। इसके बाद CM को दखल देकर दोनों को शांत करवाना पड़ा। गोठवाल का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में JJM घोटाले की जांच की मांग उठाई थी। जांच में दोषी पाए गए 5 अफसरों पर कार्रवाई के बजाय सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी उखड़ गए। उनका कहना था कि सारे काम नियमानुसार होंगे, किसी को नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। इस मुद्दे पर दोनों के बीच कुछ मिनट के लिए तनातनी हुई।
राजस्थान में सरकार चलाएगी शहर चलो अभियान। राजस्थान में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक ली। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सभी नगरीय विकास न्यास के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर चलो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कैंप से पूर्व रोड, सीवरेज प्रणाली, लो लेंग एरिया आदि का सघन निरीक्षण कर जल भराव वाली जगहों पर मड़ पंप के सहारे जल निकासी की जाए। साथ ही कैंप के अंतर्गत किए जाने वाले मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की तैयारी तत्काल शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाकर काम किया जाए ताकि शहरी निकायों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हो और सेवाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिल सके। आगामी 7 दिन भारी बारिश से मिलेगी राहत। राजस्थान में आज से आगामी 1 सप्ताह तक भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे में मानसून की संभवतया विदाई माना जा रहा है। चूंकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर व आसपास के जिलों में आज भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बाड़मेर, जैसलमेर व आसपास के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश में आज से ही भारी बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट जारी रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में यूरेनियम खनन में 3000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। राजस्थान के सीकर जिले की खंडेला तहसील में प्रस्तावित यूरेनियम खनन परियोजना से न केवल क्षेत्रीय विकास की राह खुलेगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर सृजित होंगे। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस परियोजना से 1623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिसमें लगभग 80% स्थानीय लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह रोजगार अवसर स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे। आरएम्स मुद्दे पर अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल पर साधा निशाना। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स बिल को मंजूरी दे दी गई। रिम्स बिल के पारित होने के साथ ही जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के तहत रिम्स को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का विलय होगा। इस मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा और कहा, राज्य सरकार ने जयपुर में एम्स की तर्ज पर रिम्स अस्पताल स्थापित करने का निर्णय तो लिया है, लेकिन इस घोषणा के तहत कोई नया संस्थान बनाने की बजाय वह पहले से स्थापित RUHS और राज्य कैंसर संस्थान का अधिग्रहण करेगी। इससे पहले से मौजूद दोनों संस्थानों की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव डॉक्टरों और मरीजों पर पड़ना शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल खराबे पर बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता देने और गिरदावरी जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्री और सचिवों को 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री व सचिव की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कमेटी फसल खराबे पर सहायता दिलाने के कार्य की निगरानी करेगी और बीमा कंपनी तथा किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। सीएम ने किसानों को जल्द राहत देने की बात कड़ाई से कही है। ऐसे में अनुमान है कि किसानों को जल्दी ही सरकारी राहत मिल सकती है। भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति पद के 9 सितंबर को मतदान कराया गया। वहीं 9 सितंबर की शाम को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए गए, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह पूरा मुकाबला एक तरफा रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष एनडीए के पास सीटों की संख्या के तहत पूर्ण बहुमत थे। वहीं जब वोटिंग हुआ तो नतीजे भी कुछ ऐसे ही नजर आए। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के जीत की घोषणा की।
सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक राजस्थान में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य की सभी 8,600 पैक्स में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में 5 मुख्य गतिविधियां होंगी। नए पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि ली जाएगी। नए सहकारिता कानून की जानकारी दी जाएगी। पैक्स और डेयरी सहकारी समितियों में युवा और महिलाओं के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलेगा। सीएम के रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल परियोजना में तेजी के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सीएमओ में रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल परियोजना और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा भरतपुर में प्रस्तावित नवीन रेल टर्मिनल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भरतपुर में प्रस्तावित रेल टर्मिनल के निर्माण से किसानों, औद्योगिक इकाइयों सहित सभी वर्गों को परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए संयुक्त निरीक्षण करें। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों को रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य को आपसी समन्वय से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दौसा में गांव चलो अभियान 18 सितंबर से दौसा जिले में 18 सितंबर से 12 नवंबर तक गांव चलो अभियान शिविरों का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को एसडीएम मूलचंद लूनिया ने मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान के सफल आयोजन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिविर में राज्य सरकार की ओर से आमजन को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कार्य एवं गतिविधियां करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हाईवे पर हादसे रोकने के लिए जयपुर रेंज आईजी ने एनएचएआई से मांगी मदद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सुगम यातायात में बाधा बन रहे अवैध कट और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने एनएचएआई को पत्र लिखकर हाईवे की दिक्कतें दूर करने में सहयोग मांगा है। उन्होंने लिखा कि स्थानीय लोगों और किराए पर जमीन लेने वालों ने जगह जगह अवैध कट बनाकर ढाबे और दुकानें खोल ली हैं। इन अवैध कट के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आईजी ने एनएचएआई से सभी अवैध कट बंद करने, मीडियन ऑफ शोल्डर्स पर उगी झाड़ियों की कटाई कराने और आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए कॉरिडोर बनाने को कहा है। यह कदम हाईवे को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या एनएचएआई इन सुझावों पर अमल करेगा? जयपुर में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 2 क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाई। ग्राम आकेड़ा डूंगर में करीब 17 बीघा कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी राहुल कोटोकी के अनुसार मौके पर भूमि को समतल कर ग्रेवल सड़कें बनाई जा रही थी। साथ ही मकानों के ढांचे, कोठरियां और भूखंडों की बाउंड्री वॉल भी खड़ी की जा रही थी। जेडीए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। नहीं मिलेगा आयुष इलाज के लिए इंश्योरेंस। राजस्थान सरकार ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बीमा कवरेज से हटा दिया गया है। इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और आम मरीजों पर पड़ेगा। अब इन चिकित्सा पद्धतियों का खर्च मरीजों को अपनी जेब से देना होगा। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आयुष चिकित्सक काम कर रहे हैं और 50 से अधिक बड़े अस्पतालों में आयुष सेवाएं उपलब्ध हैं। बीमा कवरेज हटने से इन सेवाओं का उपयोग कम हो सकता है। खासकर ग्रामीण और बुजुर्ग मरीज जो सस्ती और सुरक्षित आयुष चिकित्सा पर निर्भर हैं, अब इलाज के लिए ज्यादा खर्च उठाने को मजबूर होंगे। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शधारियों को भविष्य में ओटीपी बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को एक पत्र लिखकर इन उपभोक्ताओं को रिफिल की डिलीवरी ओटीपी के जरिए ही करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन उपभोक्ताओं पर हर माह करोड़ों रुपए की सब्सिडी राशि वहन कर रही है। डिपार्टमेंट के एडिशन कमिश्नर की ओर से लिखे पत्र में बताया, सरकार एनएफएसए कनेक्शन धारियों को 450 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है। राज्य में करीब 70 लाख लाभार्थी परिवार हैं, इनको ये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शधारियों को 300 रुपए सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी डीबीटी के जरिए इन कनेक्शधारियों को ट्रांसफर की जाती है। जोधपुर में अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट का सख्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के सरस्वती नगर में चल रहे अवैध निर्माण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने पाली निवासी गणेश राम की याचिका संख्या पर सुनवाई करते हुए नगर निगम दक्षिण जोधपुर के आयुक्त को अदालत में तलब किया और एक निर्माण के आगे कार्य करने पर रोक लगा दी।
सीएम से मिलने के आश्वासन के बाद खत्म हुआ महापड़ाव। जिला और प्रदेश स्तरीय विभिन्न मांगों को लेकर जिले के किसान मंगलवार को दूसरे दिन भी मिनी सचिवालय पर डटे रहे। कोटा से पहुंचे संभागीय आयुक्त से वार्ता में मुख्यमंत्री से मिलने और कई मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने रात को महापड़ाव को खत्म कर दिया। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री से 13 या 14 सितंबर को मिलने की बात कही गई है। यदि मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो फिर से महापड़ाव शुरू किया जाएगा। इससे पूर्व दिन में किसानों ने सरकार और प्रशासन के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। प्रदेश के 9 जिलों से आए किसान भी महापड़ाव में शामिल हुए। फ्री कोचिंग के लिए आवेदन 14 सितंबर तक, MBBS, IIT सहित सभी प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग सुविधा लेने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए 14 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को प्रदेश के प्रमुख कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन दिलवाया जाए और इसका खर्च सरकार वहन करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को दी राहत। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भरतपुर में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी FIR पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह FIR एक कार मालिक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें, FIR में हुंडई कंपनी की कथित रूप से खराब कार बेचने के आरोप में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और कंपनी के 6 अधिकारियों को नामजद किया गया था। दोनों अभिनेताओं ने इस FIR को रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए FIR पर स्टे का आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। विधानसभा में कैमरा विवाद। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विपक्ष की ओर अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 2 एक्स्ट्रा कैमरों से जासूसी का आरोप लगाते हुए उनके YouTube एक्सेस और संचालन पर सवाल उठाए। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की सफाई के बावजूद कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए और सदन में नारे लगाते रहे। बताते चलें कि आज सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने एक्स्ट्रा कैमरों के मुद्दे को उठाया। टीकाराम जूली ने स्पीकर से सवाल किया कि अतिरिक्त कैमरों का एक्सेस किसके पास है और ये कैमरे सदन स्थगित होने के बाद भी क्यों चालू रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कैमरे विपक्ष की निगरानी के लिए लगाए गए हैं। सीएम ऑफिस से आए निर्देश तो हरकत में आया। प्रशासन। राजस्थान के धौलपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला कलेक्टर को कड़े निर्देशों के बाद आखिरकार तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव ने कड़ा रुख दिखाते हुए फरासपुरा से रहना वाली माता तीर्थ मार्ग पर लगभग 80 फीट सड़क पर दबंगों के की अतिक्रमण को ध्वस्त किया, जिसके बाद इस मार्ग से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ साथ आधा दर्जन अन्य गांवों के लोगों को भी आवागमन में राहत मिल गई। राजस्थान में MSP पर बाजरा खरीद की उम्मीद कम। इस बार भी बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होने की उम्मीद कम है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के जरिए किसानों का बाजरा खरीदने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है और न ही अब तक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कोई आदेश जारी किए गए हैं। खरीद केंद्र के लिए भी कोई जगह भी चिन्हित नहीं की गई है, जबकि अलवर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बाजरे की कटाई कुटाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही बाजरा मंडी में बिकने के लिए पहुंचेगा। हालांकि MSP पर पिछले साल बाजरे के दाम 2625 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन खरीद नहीं हो पाई। यही वजह है कि किसान मंडी व्यापारियों के हाथों लुट रहे हैं। अगर सरकारी खरीद पर किसानों का बाजरा खरीदा जाए तो किसानों को फायदा होगा। जोधपुर में यहां बनेगी 100 फीट चौड़ी सड़क। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। अब जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर सड़कों के सहारे व्यावसायिक पट्टी विकसित करते हुए आसपास के भूमिधारकों से सहमति के आधार पर अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए मास्टर डेवलपमेंट प्लान एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के चलते जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एम्स रोड से पाल सांगरिया बाईपास को जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क विकसित करने की योजना बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RUHS को रिम्स बनाने के फैसले पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के उस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें जयपुर में एम्स की तर्ज पर बनने वाले रिम्स अस्पताल के लिए नए संस्थान का निर्माण करने की बजाय पहले से स्थापित RUHS और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि यह कदम डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि RUHS पहले से एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, जिसने कोविड काल में बेहतरीन उपचार के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। ऐसे में इसे रिम्स में बदलना न सिर्फ यहां की मेडिकल सीटों को खत्म कर देगा, बल्कि पहले से चल रही व्यवस्थाओं को भी बिगाड़ देगा।
राजस्थान रोडवेज चलाएगा सस्ते किराए वाली आपणी बस। राजस्थान रोडवेज अगले महीने अक्टूबर से राज्य में आपणी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। केसरिया रंग की यह बसें ग्रामीण इलाकों में चलेंगी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले भी बस सेवा चलती थी, लेकिन 2016 में यह बंद हो गई थी। इसके बाद कई बार इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास हुए, लेकिन उसमें बाधा आती रही। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2024 से 25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा को मजबूत करने की घोषणा की थी, जिसके बाद आपणी बस चलाने की तैयारी की गई। रोडवेज की आपणी बस को ग्रामीण इलाकों में 362 रूटों पर चलाए जाने की योजना है। इन बसों से पंचायतों का ब्लॉक और जिला पंचायत से संपर्क हो सकेगा। योजना के तहत 2100 ग्राम पंचायतों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से जोड़ने का लक्ष्य है। पहले चरण में 25 बसें चलाई जानी है। सीएम बोले कांग्रेस लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों के साथ। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सीएम भजनलाल शर्मा ने धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा था। अब विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित हो गया है। जब मैं विधानसभा पहुंचा तब अपने साथियों से कहा था कि ये लोग कांग्रेस विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि इनका जीवन तुष्टीकरण में गया है। मुझे पता था ये वो लोग हैं जो बिना राज के रह नहीं सकते। कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। कोटा में जन आक्रोश रैली में कांग्रेस वक्ताओं ने बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि 2 महीने तक कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ आ गई, किसान गरीब पीड़ित होने लग गया। प्रदेश में हाहाकार मच गया, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। जीएसटी रिफंड केस में हाईकोर्ट ने दी कंपनी को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी रिफंड से जुड़े एक मामले में कारोबारी को राहत देते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के सर्कुलर के एक हिस्से को अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैटेगरी के तहत आने वाले प्रोडक्ट से संबंधित रिफंड के मामले में श्री अरिहंत ऑनेल एंड जनरल मिल्स की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। इस रिपोर्टेबल जजमेंट से प्रदेश के हजारों अन्य उद्यमियों, व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी। नगर पालिका बनने के बाद सफाई कर्मचारियों की कमी। झालावाड़ जिले के डग में सफाई व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। व्यापार संघ अध्यक्ष बसंतीलाल जैन के नेतृत्व में व्यापारियों ने तहसील कार्यालय में पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 1 अप्रैल 2024 को डग को ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिला। पहले जहां 109 सफाई कर्मचारी काम करते थे, वहीं अब सिर्फ 24 कर्मचारी हैं। इनमें 19 महिला और 5 पुरुष कर्मचारी हैं। इन 5 पुरुषों में एक दरोगा, 2 ड्राइवर और 1 कार्यालय कर्मी शामिल है। नेपाल में फंसे भारतीयों की राजस्थान पुलिस करेगी मदद। राजस्थान पुलिस ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की हेल्प के लिए एक विशेष सेल बनाई है। पुलिस ने 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसके जरिए नागरिक सीधे संपर्क कर सहायता ले सकेंगे। डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा के आदेश पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था ऑफिस में एक विशेष सेल बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपाल में परेशानी झेल रहे भारतीयों को शीघ्र और प्रभावी मदद पहुंचाना है। जैसलमेर में शुरू होगा 325 करोड़ से बना मेडिकल कॉलेज। जैसलमेर के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी सौगात मिली है। जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। नए सत्र 2025 से 26 से कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश होंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से टोंक और जैसलमेर दोनों नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 100 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन एनएमसी ने फिलहाल 50-50 सीटें ही स्वीकृत की हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।